जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौहान वंश की। चौहान वंश के बारे में यह कहा जाता है कि यह वंश भारत के इतिहास का वह टाइम था जिस कारण भारत का एक संपूर्ण अर्थात आप कह सकते हैं अखंड भारत का निर्माण हो सकता था, परंतु इसकी किस गलती के कारण यह वंश पतन के कगार पर चला गया। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चौहान वंश, कहीं कहीं इस वंश को प्रतिहार वंश का सामंत बताया जाता है। तो कभी कभी इस वंश को कहा जाता है कि अग्निकुंड का थ्योरी से निकलकर यह वंश जन्मा हुआ था, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसको कोई मानता नहीं है, अमान्य है। इसका क्षेत्र अजमेर राजस्थान में था। इसके संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिसके कारण यह वंश पूरा भारत में एक आलोचनात्मक इस वंश का इतिहास रही है। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम था राम पिथैरा। क्या? राम पिथैरा इस शक्तिशाली शासक का अन्य नाम था। इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज की जीवनी पर आधारित है। इन्हीं की पुस्तक से अग्निकुंड का थ्योरी निकला है। पृथ्वीराज चौहान अविवाहित एवं एक योग्य युवक थे, जो युवावस्था में ही बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे, परंतु इनके 2 युद्ध ने इनका नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया। वो था तराइन के प्रथम 1191 एवं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 का युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद, जो कि मालवा के शासक थे, जयचंद एवं पृथ्वीराज चौहान दोनों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला एक लुटेरा था। वह लूटने आया था, लूटने के ख्याल से भारत में आया था। वो आप कह सकते हैं कि वो तुर्क शासक था, तुर्क शासक। और एक था मोहम्मद गजनवी का क्षेत्र था गजनी, जो कि अफगानिस्तान में ही पड़ता है। और मोहम्मद गौरी जो है वो भी अफगानिस्तान का ही था, एक गौर जगह है, वहीं का था मोहम्मद गौरी। तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तो मोहम्मद गौरी हार जाता है एवं मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान युद्ध की नीति का पालन करते हुए उसे अफगानिस्तान पुनः लौटा देते हैं। इसके कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद के रिश्ता धीरे धीरे गहरी होती जाती है। कुछ टाइम बाद पृथ्वीराज चौहान से जयचंद की पुत्री संयोगिता को प्रेम हो जाता है एवं संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजती है, अपने पिता को बिना बताए। उनके पिता अर्थात जयचंद को बिना बताए विवाह का प्रस्ताव पृथ्वीराज चौहान के लिए भेजती है। यह प्रस्ताव पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल मंजूर होता है, लेकिन जयचंद को यह प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। यह खबर सुनने के बाद जयचंद अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक दरबार आयोजित करते हैं। इसमें भारत के बड़े बड़े राजा आते हैं एवं इस दरबार में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति गेट पे लगा दिया जाता है, दरबार के बगल में लगा दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज चौहान उनके दास है, अर्थात उनके गुलाम हैं या फिर उनसे छोटे हैं। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को मालूम चलता है तो उनके कवि एवं वो अपने सैनिकों के साथ मालवा के शासक जयचंद के दरबार में आते हैं एवं वहाँ से वो अपनी पुत्री जयचंद की पुत्री संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं एवं जिस कारण जयचंद एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद छिड़ जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जयचंद मोहम्मद गौरी को 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को फिर से आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को इस बार मारते हैं। तो मोहम्मद गौरी आते हैं 1192 ईस्वी में और इस युद्ध में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। यह भारत के लिए काफ़ी आलोचनात्मक रही है यह खबर, अर्थात यह इतिहास काफ़ी दयनीय रही है कि कैसे भारत के ही 2 शासक हैं और दोनों मिलजुल कर चलना चाहिए। दोनों के एक संपूर्ण अखंड भारत जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अखंड भारत था, उसका निर्माण दोबारा करना चाहिए, परंतु ये दोनों आपस में विवाद छेड़ लिए, जिस कारण अखंड भारत का तो निर्माण नहीं हो पाया, परंतु
उसके बाद मुग़ल शासकों को आने का एक सुनहरा मौका मिल गया। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा पूर्व में हो चुकी थी और यह काल चल रहा है 1191 का। बीच में गैप है 400 साल का। इन 400 सालों में कोई एक ऐसा शासक नहीं बना जो संपूर्ण भारत पर अपना शासन कर सके, परंतु जो चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अपना क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार कर ही रहे थे कि इन दोनों में विवाद छिड़ जाता है एवं ये जयचंद अपने बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को दोबारा बुलाते हैं एवं तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। मारते नहीं है, मतलब बंदी बना लेते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेकर अफगानिस्तान चल जाते हैं। एवं आपको बताया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध की नीति का पालन करते हुए मोहम्मद गौरी को ना कोई टॉर्चर ना सताते हैं, सिंपल से उनको छोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पे वो उल्टा करता है। सबसे पहले तो इनका आँख नोच देता है, आँख को निकलवा देता है अपने सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का, जो कि एक युद्ध की नीति का उल्लंघन है। एक योग्य एवं समृद्ध शासक कभी युद्ध की नीति का उल्लंघन नहीं करता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी समय तक एक जेल बंद कमरे में रखा जाता है एवं कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान को एक शेर से लड़ने के लिए बोला जाता है, शेर से लड़ने के लिए। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तो शेर को मार देते हैं अंधा होने के बावजूद भी, परंतु वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते एवं उसको मोहम्मद गौरी पुनः मार देते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध 1191 से पहले करीब ऐसा कहा जाता है कि 15 से 16 बार हरा चुके थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी जो संयोगिता थी, जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद वह अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती है, जो सती प्रथा का एक पहचान है। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देते हैं, इसको मार देते हैं। तराइन का युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। इसके बाद करीब 1200 से 1857 तक मुस्लिम जो विदेशी थे उनका ही शासन रहा, जो कि भारत के लिए काफ़ी दुखदाई समय था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ ये गद्दारी नहीं हुई रहती तो वो एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते थे, एक संपूर्ण भारत पर अपना शासन चला सकते थे, जिस कारण ना ही मुग़ल आते, ना ही अंग्रेज आते, ना ही हम लोग 200 वर्षों तक गुलाम रहते। या तो मिलते हैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।